Hello, good morning everybody. In 12th class, your unit is P block, and today we have to discuss it's the last topic of this unit, and that is the chemistry of the 18th group. तो 18वें समूह का रसायन क्या है, इसके बारे में आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 18वें समूह की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो आप देखिए कि 18 ग्रुप जो है वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग द हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये इस समूह के जो है वो तत्व आए हैं। और इनमें जो लास्ट है, रेडॉन के बाद में एक आ जाता है वो एस्टेटीन, ठीक है। ये लास्ट एलिमेंट है इसका एस्टेटीन। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और एस्टेटीन, ये 7 हो गए और 7 अपने अपने आवर्त के हो गए। ये प्रथम आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आवर्त। तो ये एलिमेंट है इस आवर्त सारणी के दाहिनी ओर के कॉर्नर पे। अब इनकी जहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन की बात है और इनकी इम्पोर्टेंस है, वो आप सभी को पता है कि ये NS2P6 ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी के लिए ये इनर्ट नेचर के जाने जाते हैं। तो ये इनर्ट नेचर, ठीक है। तो 18 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो अक्रिय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो पहले से ही कंप्लीट है, तो उनको इलेक्ट्रॉन के लेन देन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये रासायनिक बंध नहीं बनाते हैं। अब जब रासायनिक बंध नहीं बनाएंगे तो फिर इनकी केमिस्ट्री का पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो है इनमें से जेनॉन जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसके कुछ कंपाउंड जो हैं वो बनाए गए हैं। ये साधारण परिस्थिति में किसी भी प्रकार से रासायनिक बंध नहीं बनाएंगे, लेकिन उच्च ऊर्जा पर, हायर एनर्जी स्टेट पर इनके कुछ केमिकल कंपाउंड जो है वो बनाए जा सकते हैं, और उसी के संदर्भ में हम जो है इसके रसायन की बात करेंगे। इनके पाए जाने की बात जहाँ तक है तो ये सबसे अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में, अर्थात वायुमंडल में ये गैसेस स्टेट में होती हैं, और गैसेस स्टेट इनकी जो है वो रेयर गैस के नाम से भी ये एलिमेंट जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह पर और कम मात्रा में, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इनको उत्कृष्ट गैस, एक तो अक्रिय गैस हो गया, एक उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है नोबल गैस। और ये गोल्ड और प्लेटिनम की तरह अक्रिय होते हैं, जैसे वो तत्व मुख्य आवर्त सारणी के तो वो अक्रिय है, वैसे इनके भी अक्रिय नेचर। सभी मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में मिलती नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया यह करती नहीं। और वायुमंडल में, परमाणुीय अवस्था में, वायुमंडल में ये एटॉमिक स्टेज, इनका जो मॉलिक्यूल होता है वो एटॉमिक नेचर का होता है। ये एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अर्थात इनका जो मॉलिक्यूल है वो भी एक परमाणु है, और जहां तक इनके परमाणु की बात आती है तो वो इसका सिंबल वही है। तो He2 नहीं होता, बल्कि ये He ही होता है, ठीक है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। आयनन एंथैल्पी इनकी प्रत्येक आवर्त के अंदर, जब हम आवर्त सारणी में प्रथम से 7वें आवर्त तक पहुंचते हैं, तो प्रत्येक आवर्त में, जहां तक इनकी आवर्त सारणी की बात है, ये जो तत्व हैं वो इनके आयनन एंथैल्पी जो है उच्चतम होती है। ये अंतिम तत्व हैं और आयनन एंथैल्पी का मान इनका उच्चतम होता है। ये भी कारण है कि इनके साधारण परिस्थिति में यौगिक नहीं बनते हैं। परमाणु त्रिज्या इनके वृद्धि होगी, आर्गॉन से क्रिप्टॉन तक त्रिज्या में कम वृद्धि होती है, डी कक्षक भरा हुआ होने के कारण। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जहां तक बात करेंगे तो ये उच्च धनात्मक,
और एकल परमाणुीय गैसीय अणु सभी जल में अल्प विलय हैं। ये जल में अल्प विलय हैं, अक्रिय होते हुए भी अल्प विलय हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम, क्योंकि गैसियस अवस्था में ये पाए जाते हैं। अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में, उच्च आयनन एंथैल्पी और जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द पॉजिटिव, और हायर जो है इनकी आयनन एंथैल्पी, ये हायर एंथैल्पी का मतलब कि डेल्टा आई एच और एक डेल्टा ई जी एच, ये जो है दोनों ही मान इनके ये पॉजिटिव नेचर की है। तो ये तो हो गई हमारी पॉजिटिव नेचर, और ये हो गया अपना हाई। तो उच्च जो है वो एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी और धनात्मक प्रकृति की इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, उसके कारण ये साधारण परिस्थिति में रासायनिक क्रियाएं नहीं करते हैं। अर्थात उच्च आयनन एंथैल्पी होने से धन आयन नहीं बनते, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने के कारण ऋण आयन नहीं बनते। तो जब धनायन ऋणायन नहीं बनेंगे तो फिर रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होंगी, अर्थात शेयर्ड भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सभी ऑर्बिटल ऑलरेडी पेयर्ड स्टेट में होते हैं। अब इसके जिनॉन के कुछ जो है वो यौगिक हैं, वो हमको ज्ञात हैं, और ये उच्च ऊर्जावस्था में ही जिनॉन जो है वो बनाई जा सकती है इनके यौगिक। तो ऑक्सीजन की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो आपके 1175 किलो जूल पर मोल है, और जिनॉन की जो है वो है 1170। अर्थात इन दोनों के आयनन एंथैल्पी का मान लगभग समान है। इसलिए इस जिनॉन और ऑक्सीजन के मध्य जो है वो एक रासायनिक सक्रियता उत्पन्न हो जाती है, और ये एक यौगिक भी बना सकते हैं। क्रिप्टॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ में, क्रिप्टॉन के फ्लोराइड जो है वो हमें पता है, जानकारी है उनके बारे में, बनता है वो। और रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन के यौगिक जो है वो साधारण परिस्थिति में नहीं बनते, क्योंकि आकार में भी ये छोटे होते हैं और इन तत्वों का कोई भी यौगिक नहीं मिलता है। तो ये इनके बारे में सामान्य रसायन के बारे में ये। अब इस ये जो आपका टॉपिक है वो यहीं पर आपका एंड होता है, क्योंकि जिनॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके भी कोर्स में नहीं हैं। तो जिनॉन के यौगिक जो है वो कोर्स में नहीं होने के कारण इनको हम जो है साधारण परिस्थिति में आपके सिलेबस में आउट ऑफ कोर्स बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ जानकारी जो है वो होनी चाहिए कि XeF4 ये जल के साथ में जब जल अपघटन होता है तो उससे Xe प्लस XeO3 और HF और प्लस O2, ठीक है। और जिनॉन, क्योंकि ये हमें बताना पड़ेगा कि इनकी जो सामान्य रसायन है वो ये कहती है कि ये जिनॉन जो है वो सक्रिय है, और जब जिनॉन को आपने सक्रिय बताया है तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको कुछ प्रूफ भी देने पड़ेंगे। तो ये जिनॉन के बारे में, इसका जल अपघटन होने पर ये कंपाउंड बनता है। अब इनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये Xe केंद्रीय परमाणु, और इसके चारों कॉर्नर पर फ्लोरीन, F, ये F और ये F, ये चारों कॉर्नर पर फ्लोरीन। तो ये XeF4। अब इसका एक जो लॉन पेयर्स होता है ये लॉन पेयर्स होता है, ये तो साझा युग्म हो गए। और इसके साथ में जब आप इस ऑक्सीजन के XeF4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें अगर इसका ऑक्सीफ्लोराइड बनाना है तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बतानी पड़ेगी। ये आपको, हालांकि आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये F4, ये ऑक्सीफ्लोराइड कहलाता है जेनॉन का, और ये इसका लोन पेयर, ये लोन पेयर होता है। यहाँ दोनों लोन पेयर जो है ना वो खाली हैं, वैकेंट हैं। तो XeOF4 में sp3d2 संकरण कौन सा हो गया? sp3d2। एक इसका जेनॉन का ट्राईऑक्साइड भी हमें पता है, उसकी भी संरचना लगभग इस प्रकार से है। ये
आपके ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, इसको आप इस तरह से बनाएं तो ये पिरामिडीय, ट्राइगोनल पिरामिडीय स्ट्रक्चर होगी। ये इसका लोन पेयर, और ये सभी डबल बॉन्डेड जो है वो ऑक्सीजन एटम। ये विस्फोटक ठोस पदार्थ होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल पिरामिडीय हो गई, त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है। तो ज़ेनॉन के कुछ जो यौगिक हैं वो हमको पता है। तो ये इस 18 ग्रुप की केमिस्ट्री बहुत ही संक्षिप्त में है आपके कोर्स में, और इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है ये अब पूरा होता है। और ये चैप्टर जो है वो भी हम यहाँ पर इसको समाप्त करना चाहेंगे। तो ये आपके चैप्टर समाप्त हुआ। ये 18 ग्रुप का जो है आपका कंपाउंड्स है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका।